y1 अपॉन एस टी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एस टी की जो वैल्यू होगी, एस टी की वैल्यू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई, dx बाई डी वाई। लेकिन हमें dx बाई डी वाई कहाँ चाहिए, एट x1 कॉमा y1, एट x1 कॉमा y1। ठीक है भाई, x1 कॉमा y1। तो ये आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। हम सिंपली dx अपॉन डी वाई लिखेंगे, ठीक है भाई, सिंपली dx अपॉन डी वाई। ये नोन होगा कि जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट को रखना पड़ेगा भाई। अब इस सब नॉर्मल की बात आती है, तो यहां पर भी हम ये देख सकते हैं, इन ट्रायंगल PSN, PSN आप यहां पे बोल सकते हो कि ये tan ऑफ साई की जो वैल्यू होगी, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगा भाई ये मॉड के अंदर होगा। अगर ये निगेटिव आ रहा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। और tan ऑफ साई की वैल्यू यहां पर जो होगी वो देखो, इधर से होगा तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर इज SN एंड बेस इज PS। ठीक है, तो SN की जो वैल्यू यहां से मिलेगी, PS की वैल्यू तो y1 है, y1, और ये जो वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1। नहीं, कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पे कहाँ यूज किया हमने, सिंपली dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिल गया और ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मिल गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये सब भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूं। पीटी जो है, पीटी को हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस टी का होल स्क्वायर प्लस पीएस का होल स्क्वायर। ठीक है, एस टी क्या है भाई, एस टी जो है वो ये है, यानी कि y1 का स्क्वायर और ये dx अपॉन dy इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 का होल स्क्वायर पीएस की वैल्यू। तो यहां से y1 को कॉमन निकाल लेंगे, y1 के स्क्वायर को, तो y1 कॉमन निकलेगा, दिस इज सिंपली 1 प्लस dx अपॉन dy टू दी होल स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं संचित, क्या बात तुम लोग क्या बोल रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में। यहां पर तो सिंपली dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट निकाला हमने, किसी भी ऑपरेटर का यूज हमने नहीं किया यहां पर। साई थीटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, साई हमने एज अ एंगल लिया है, उसका उस हैमिल्टोनियन वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, नया नया लग रहा है कि तुम लोग पढ़े हुए हो साई, तो हमने ले लिया तो आपको प्रॉब्लम हो गया। नहीं भाई, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज जस्ट एन एंगल लाइक थीटा फाई, उसी तरह से साई ले लिया। ठीक है संचित, इसका उस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है, टेन साई वगैरह से। छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई भी भाई बोल सकते हो प्रत्युष, ठीक है, बट ये वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वाला साई नहीं है। ये जस्ट मैंने एक सिंबल की तरह यूज किया है, लाइक थीटा वगैरह कुछ भी। तो ये आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट भी मिल गया भाई। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल किस तरह से मिलेगा, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा रूट अंडर एस एन का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। तो एस एन में भी y1 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल pn जो होगा वो हो जाएगा, y1 को कॉमन निकाल लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सभी को समझ में आया क्या ये? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कुंदन, अदनान, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। इसे बेसिकली कभी कभी टर्म यूज कर देता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब आप आई थिंक टर्म भी पहले से ही जानते थे, चलिए कोई नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं लैंग्वेज वाले, एंड देन दूसरा वाला पार्ट देखते हैं इसका एप्लीकेशन का। एक क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन of the curve, question, the Cartesian equation of the curve whose gradient at x comma y is equal to is y by 2x and passes through the point a comma 2 है। चलिए निकाल के जल्दी आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। सिंपल सा है भाई कि ग्रेडियंट का जो टर्म है वो इतने के बराबर है, y बाई 2x के बराबर है, और ये जो कर्व होगा वो a कॉमा 2a से पास कर रहा है, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है आपको। गुड, पैराबोला ही आना चाहिए, बट इक्वेशन आई थिंक या सही है। वेल डन, सही है प्रत्युष, अदनान का भी सही है, और लोग? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सब लोग कमेंट कीजिए कि भाई dy बाई डी एक्स ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट जनरल पॉइंट x कॉमा वाई ही कह रहा है, तो dy बाई डी एक्स एट x कॉमा वाई, दिस इज y बाई 2x हो गया, ठीक है। तो ये dy बाई वाई इक्वल्स टू dx बाई एक्स हो जाएगा, ये सिंपली dx बाई 2x, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई ln ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस हाफ ऑफ ln c कर लीजिए, हाफ ऑफ ln c कर लीजिए,
ठीक है, कोई कांस्टेंट तो ऐड करना पड़ेगा भाई, हाफ को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 ln y जो हो जाएगा ln c इंटू एक्स हो जाएगा। c इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ln ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ln सी एक्स हो जाएगा। तो आपको मिल गया वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी c इंटू एक्स के बराबर हो, सी एक्स के बराबर हो। और ये a कॉमा 2a से पास कर रहा है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ये c की a की वैल्यू जो हो x की वैल्यू a हो जाएगी तो a इंटू सी, तो c की वैल्यू 4a मिला, c की वैल्यू क्या हो जाएगा 4a, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो होगा दैट विल बी द पैराबोला। ठीक है, LNP ले। शाश्वत आप एक बार फिर से रिफ्रेश करके या फिर से लॉग इन कर लिए, रीज्वाइन कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो। करेक्ट है शाश्वत? ठीक है, तो मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं भाई ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ठीक है, आपको बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रेजेक्ट्री हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हमारा जो कंप्लीट इंटरेस्ट होगा दैट विल बी ऑन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। हमारा जो मेन फोकस होगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, वीडियो पॉज हो रहा है। अच्छा, सभी लोग के साथ नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? राइट, यस और नो? अब ठीक है, नो नो। देखो संचित का तो रोड पे भी कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, दो लोगों के आई थिंक प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक अभिनव को प्रॉब्लम आ रहा है और एक सालू को आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार मेरा सजेशन ये होगा कि भाई फिर से रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या थोड़ा सा देखिए कि नेटवर्क वाले रीजन में चले जाएं। एयरटेल तो इस समय परेशान कर रहा है भाई, मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ भाई, तो ट्रेजेक्ट्री के बारे में तो देखिए, ऐसा कोई भी कर्व, मैं डेफिनेशन पे भी नहीं जाऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कर्व जो किसी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व को क्या करता है, एक डिफिनिट लॉ के थ्रू क्या करता है, कट करता है, उस तरह के कर्व को हम लोग बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। समझ में आया कि किसी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व को, किसी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व को कोई एक और कर्व क्या करता है, एक पर्टिकुलर या एक डिफिनिट लॉ के थ्रू क्या करता है, इसको कट करता है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। सिंपल सा बात है भाई। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे या सिंपली एक कर्व। तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में, ट्रेजेडी नहीं भाई, ट्रेजेडी नहीं, ट्रेजेक्ट्री के बारे में। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा कि वही जब कट भाई 90 डिग्री पर होगा, दोनों कर्व अगर एक दूसरे को क्या करें, 90 डिग्री पर कट करें। 90 डिग्री पर कट करने का, दो कर्व 90 डिग्री पर कट करने का मतलब क्या होता है, या एंगल बिटवीन टू कर्व आपने देखा होगा कि एंगल बिटवीन टू कर्व इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है भाई। तो यहाँ पे कोई भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आप लोग कैसे लिखेंगे वो आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन रहेगा, तो हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में देखते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री
देखिए आपको गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा अ फैमिली ऑफ कर्व, अ फैमिली ऑफ कर्व। आपको स्टेप्स क्या क्या लेने होंगे, कैसे बनाना होगा आपको, आपको पहला स्टेप ये करना होगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो ये पार्ट हम लोगों ने, भाई जब हमारा पहला लेक्चर शुरू हुआ था उसी में हम लोगों ने सीख लिया था कि फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ गिवन कर्व लिख दीजिए, गिवन कर्व। दूसरा स्टेप आपको ये करना होगा, दूसरा स्टेप, रिप्लेस, रिप्लेस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बाई माइनस dx बाई dy। यानी कि आपने जिस कर्व को, जो आपको कर्व दे रखा था उसको सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया है, तो उसमें dy बाई dx का टर्म आया होगा, उस dy बाई dx को के टर्म को रिप्लेस कर दीजिए माइनस dx बाई dy से। या अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं तो वहां पे आप dr बाई डी थीटा को, dr बाई डी थीटा को माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस कर दीजिए, डी थीटा बाई डी आर से। इफ यू आर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू प्रोसीड किया था और आपको डी आर बाई डी थीटा मिला हुआ था, तो माइनस डी आर बाई डी थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। एंड अगेन इस कर्व को क्या कर दीजिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व कर दीजिए। एंड अगेन स्टेप 3, finally solve the new obtained differential equation, new obtained differential equation। क्लियर है भाई, क्या करना है आपको, पहला स्टेप कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ रहेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ रहेगा, उससे क्या करना है, उस फैमिली ऑफ कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी dy बाई डी एक्स का टर्म होगा उसको रिप्लेस कर दीजिए माइनस dx बाई dy से। या आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है आपने, तो dr बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस कर देंगे। और फाइनली जो आपने, अब देखिए इसे रिप्लेस करने के बाद भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिला रहेगा, लेकिन कुछ उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो अब जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला हुआ है फिर उसको सॉल्व कर देंगे, तो विल गेट फाइनली द न्यू ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व। समझ में आ गया क्या, क्लियर है सभी को? ओके तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल्स टू c, और दूसरा y इक्वल्स टू c इंटू ई टू दावर माइनस 2x। देखिए भाई पहला हम लोगों ने ऐसा पार्ट लिया है, मैंने लाइन का इक्वेशन लिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइंस लिया हुआ है, क्योंकि आप उसका डायरेक्ट आप जानते होंगे तो उससे आप मैच भी करा सकते हैं कि आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल आपके सामने ऐसा लिया है कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी न्यू ऑब्टेन्ड जो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिलेगा उसके इक्वेशन को। ठीक है, और दूसरे वाले पर फिर से अप्लाई कीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। तो आंसर तो आपको एक लाइन पता होगा। प्रत्युष ये क्या नौटंकी कर रहे हो? भोजपुरी में लिख सकते हो, उर्दू में लिखने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने क्रॉस चेक किया, आंसर आ रहा है? तो देखिए भाई, पहले हमने क्या बोला, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये 1 मिल गया, 1 + 2 dy/dx इक्वल्स टू 0। ये सिंपली ऐसा मिल गया। अब हमने बोला कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। हाँ रे, तो सही है। फिर क्या करना है आपको कि आपको जो dy/dx दिया हुआ था उसको -dx/dy से रिप्लेस कर दिया हमने, इक्वल्स टू 0। अब हमें नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, dy से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें dy मिलेगा, dy -2dx इक्वल्स टू 0। आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस साइड मिल जाएगा y-2x प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट इक्वल्स टू कोई दूसरा कांस्टेंट k रख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से, तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमने क्या बोला था कि फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखना होता है, तो एक में साइन को चेंज कर देते हैं और इस कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये आ जाना चाहिए था और ये 1 यहाँ आ जाना चाहिए था, और इस साइन को चेंज कर देंगे तो इस तरीके से हो जाना चाहिए था। क्लियर है? अब दूसरे वाले में भी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरे वाले में क्या होगा भाई, दूसरे वाले में ये होगा कि dy/dx हम लोगों ने फाइंड आउट किया, dy/dx क्या मिला हमें, वो मिलेगा c इंटू -2c -2c e⁻⁻²x। अब हमने बताया था कि फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए आपको कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, तो इस कांस्टेंट का एलिमिनेशन कर देंगे। c की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, c की वैल्यू जो होगी ये y और ये इस साइड डिवीजन में चला आएगा, तो ऊपर लिख सकते हैं e⁻²x इक्वल्स टू c। तो हम यहां से dy/dx की वैल्यू जो लिख सकते हैं, dy/dx दिस वुड बी इक्वल्स टू -2 c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हो जाएगी y इंटू e⁻²x इंटू e⁻²x। ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां से सिंपली dy/y की जो वैल्यू हो जाएगी वो -2dx के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ln y इक्वल्स टू -2x प्लस कोई नया कांस्टेंट k मिल जाएगा। यही आ रहा है ना? अच्छा, अगर हम इसको
देखिए हमने तो गलती कर दिया भाई, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हमने। सर हाँ हाँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्लेसिंग तो हमने बना लिया, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं किया भाई। यहाँ पर फाइनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2y, और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ये माइनस डी एक्स बाई डी वाई, दिस इक्वल्स टू -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx की वैल्यू हो जाएगी ये 2y dy हो गया, 2y dy। तो ये x इक्वल्स टू 2y² बाई 2 प्लस नया कांस्टेंट k, तो यहां से 2 कैंसिल, x की वैल्यू जो हो जाएगी y² प्लस k के बराबर होगी, ये नया डिफरेंस। सही है, सही है संचित, x माइनस y² इक्वल्स टू k। इतना क्लियर है क्या सभी को? अगर क्लियर है तो इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फैमिली ऑफ पैराबोलाज, कैसा पैराबोलाज है, y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस k इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस y प्लस c। इसको यानी कि भाई ये जो आपको यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन दे रखा हुआ है, दे रखा है, लेकिन कुछ कांस्टेंट से रिप्लेस किया हुआ है, तो आपको फाइनली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के वगैरह की, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अभिनव आंसर करो। रितु आप भी रिप्लाई करो, तब तक हो जाना चाहिए था भाई। हाँ प्रत्युष पिछला वाला तुम्हारा भी सही था। कुंदन आप भी रिप्लाई करो। या सही है, प्रत्युष ने सही आंसर दिया, के की वैल्यू सही बताया उसने। अदनान ने भी सही, वेल डन। कुंदन, अभिनव, भाई तुम्हारे सामने तो लग रहा है हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा प्रत्युष। मतलब नहीं समझ पा रहा, अनम्यूट करके बोलो प्रत्युष। संचित क्या बोलना चाह रहे हो? ओके ओके। अभिनव तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई इसका, इस देखिए आपको ये समझना होगा, ये नहीं कि इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको करना होगा, क्योंकि ये इस फैमिली ऑफ कर्व का
आपको ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 2x हो जाएगा प्लस 4y dy बाई dx हो गया, 4y dy by dx, and this will be minus dy by dx इक्वल्स टू 0। तो हमें कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी रिप्लेस्ड है। ये 4y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, ये देखिए अभी माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करेंगे तो माइनस यहाँ पे रख दे रहे हैं, 4y माइनस 1 इंटू dx बाई dy इक्वल्स टू 0। इसको इस साइड ले जाएंगे तो साइड चेंज करेंगे, इस साइड कर दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है भाई, तो यहां से हम कह सकते हैं कि dy बाई 4y माइनस 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 2x ओवर dx ओवर 2x, dx ओवर 2x। इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो हमें मिलेगा ln ऑफ 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस विल बी 1/2 कॉमन ln x, और कोई हम हाफ ऑफ ln c रख, c नहीं, हाफ ऑफ ln a रख दे रहे हैं भाई, हाफ ऑफ ln a रख दे रहे हैं, तो हाफ हाफ कॉमन हो जाएगा। तो यहां से फायदा ये मिला हमें, फायदा ये हमें मिला कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ ln 4y माइनस 1 दिस इक्वल्स टू ln a इंटू एक्स। अब ये इस साइड जाएगा तो, या इस साइड कर लीजिए, 2 कर लीजिए, ये स्क्वायर में चला गया, तो 4y माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 1/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/4 हो जाएगा। तो दिस कांस्टेंट इज के। सही है, इतना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था अभिनव। ऋतु आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, कुंदन क्लियर है? अच्छा कुंदन क्लियर है क्या भाई? अब देखिए तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, तीसरा एप्लीकेशन भाई कभी कभी आ जाता है आर्क लेंथ के बारे में, आर्क लेंथ के बारे में आ जाता है डिस्कशन। हाँ कुंदन आपने नहीं किया था सॉल्व, नहीं समझ में आया था क्या? सर पढ़ाई इक्वेशन सब सॉल्व किए थे तो आंसर ओ ठीक है, और देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें दूसरा भी नहीं आना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट में जम कर रहे हैं। तीसरा आर्क लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आर्क लेंथ। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व है, और उसमें x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है ये आपसे पूछा गया है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है ये। हाँ भाई यहाँ पे थीटा वगैरह कुछ दे नहीं रखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए वो एक जनरल है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, तो आप वहां पे थीटा पहले बनाते हो उसके अकॉर्डिंग करते हो। हमें यहाँ पे सिर्फ फंक्शन दिया हुआ रहेगा, हमें सिर्फ एक फंक्शन नहीं कहेंगे, सॉरी कर्व कह सकते हैं, एक कर्व दिया हुआ रहेगा, तो आपको ये आर्क लेंथ निकालना होगा, तो आप वो निकाल नहीं पाएंगे थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर वाले से, बिकॉज आपको ना थीटा वगैरह कुछ पता नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली प्रोसीड इस तरह से करेंगे, भाई आर्क लेंथ चाहिए हमें, पूरा ये लेंथ चाहिए हमें, क्या चाहिए पूरा लेंथ चाहिए। हम क्या करते हैं छोटा सा लेंथ कट करते हैं, छोटा सा लेंथ कट करते हैं, और इस देखिए आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं एस से। तो हमने क्या किया, इस छोटे वाले पार्ट को अगर हमने काटा तो ये ds हो गया, ये क्या हो गया ds हो गया। तो देखिए ds हो गया, तो यहां पे लिख सकते हैं
ds हो गया। तो आपने देखा कि भाई आपको ये ds कुछ ऐसा मिला हुआ था, ds क्या क्या मिला हुआ था, इस तरह का मिला हुआ है। तो इस पॉइंट पर कुछ x का वैल्यू होगा भाई, यानी कि इस पॉइंट पर कुछ x का वैल्यू होगा और इस पॉइंट पर भी कुछ y का वैल्यू रहा होगा। तो ये वाला इतना जो हॉरिजेंटल पार्ट हुआ ये dx हो जाएगा और ये जो वर्टिकल पार्ट हुआ ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि कर्व का एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ट्रीटेड एज अ लाइन, लाइन या स्ट्रेट लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो होगा लेंथ जो होगा वो ds के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ds का जो होल स्क्वायर होगा वो dx का स्क्वायर प्लस dy के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कि हमारा जो ds होगा, ds वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब यहां से हम dx को कॉमन निकाल लेंगे, व्हाट वी कैन राइट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इनटू यहां पर dx। ये कहां क्या मिलेगा हमें, ये ds मिलेगा। ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क वो क्या होगा, एस होगा, यानी कि ds को a से b के बीच में। तो जो लेंथ ऑफ आर्क एस होगा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ds फ्रॉम a टू b दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx to the whole square into dx and from where to where, from a to b। और ये a to b में s की जो वैल्यू होगी वही तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क होगा, वही क्या होगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क होगा। सो s की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू a to b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है क्या ये? गुड। तो इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमेशा नहीं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसलिए ज्यादा फोकस हमने नहीं किया, बस आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी, आर्क लेंथ वगैरह भी आ जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही ब्रह्मास्त्र याद किया हुआ है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो आपको एक कर्व दिया रहेगा, ना आपको थीटा मिल पाएगा और ना आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल पाते हैं। ठीक है। तो आप वहां पे जब भी आपको कर्व का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो आप आर्क लेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है भाई। तो इस पे मैंने क्वेश्चन पिक नहीं किया हुआ है, हो सकता है आपके डीपीपीज में हो तो आप उससे देख लीजिएगा। चलिए अब लेते हैं भाई थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप फीलिंग लेते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री टाइप फीलिंग लेते हैं। तो चौथा एप्लीकेशन देखते हैं और ये लास्ट एप्लीकेशन होगा, चौथा और लास्ट एप्लीकेशन। देखिए नहीं पढ़ाते नहीं है केमिस्ट्री, तो बहुत सब भूल भी गए होंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा कुछ चीज देख लेते हैं उसमें, उसमें एक चीज देख लेते हैं बस, हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट है भाई। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक वेसल दिया हुआ है, एक वेसल दिया हुआ है, इसमें कोई इनिशियल क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस का भाई, एक इनिशियल क्वांटिटी है। इनिशियल क्वांटिटी सपोज करो y0 हो और एक इनिशियल वॉल्यूम होगा इसका, इनिशियल वॉल्यूम वो होगा भाई सपोज करो v0। यानी कि आपको एक वेसल दिया हुआ है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का एक
क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी है जिसको हमने इंडिकेट किया है y0 से, ठीक है, और एक इनिशियल वॉल्यूम है जिसको v0 से हमने इंडिकेट किया है, ठीक है। अब भाई इसमें क्या कर रहा है कि इसमें एक हमने क्या किया कि AIN, ठीक है, हमने क्या किया कि कोई क्वांटिटी, ठीक है, सपोज कीजिए यही जो इनिशियल क्वांटिटी लिए हैं इसी का कोई सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसका कोई कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई हमने क्वांटिटी लिया, सपोज कीजिए जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, CIN हो, CIN, और ये इस रेट से, रेट ऑफ इनफ्लो, रेट ऑफ इनफ्लो, रेट ऑफ इनफ्लो क्या है, AIN है, यानी कि AIN रेट से क्या कर रहा है, कोई सॉल्यूशन हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंटर करा रहे हैं, इंटर करा रहे हैं। ये इंटर करा रहे हैं, और साथ ही साथ यहां से क्या कर, रेट ऑफ आउटफ्लो, रेट ऑफ आउटफ्लो ए आउट हो, ठीक है, ए आउट हो, यानी कि ए आउट इतना लीटर पर मिनट हो मान लीजिए, और इसको भी लीटर पर मिनट में इतना लीटर पर मिनट हो, ये भी मान लीजिए, यानी कि इस रेट से कोई सॉल्यूशन इसमें इंटर कर रहा है और इस रेट से कोई सॉल्यूशन क्या कर रहा है, वो बाहर जा रहा है, डिपार्ट्स कर रहा है भाई। तो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में इसका क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है, किसी टाइम t पर इसका क्वांटिटी क्या होगा और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो सबको सिनेरियो कंप्लीट है क्या सिनेरियो है? हाँ भाई, वैसा ही फिजिक्स का ही पार्ट है, तो जिन लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, चूंकि अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हम देखिए, मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर, या थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे प्रोसीड करना है। तो मान लेंगे कि, या सबसे पहले देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इनफ्लो माइनस रेट ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। अब हम रेट ऑफ अराइवल्स निकाल सकते हैं। रेट ऑफ अराइवल क्या हो जाएगा, या अराइवल रेट, अराइवल रेट के लिए हम क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए CIN दिया हुआ है, CIN दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि CIN हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन में ये इतने लीटर, यानी कि इसमें ये क्या हो जाएगा, इतना लीटर या इतना ग्राम, सॉरी इतना ग्राम पर लीटर मान लीजिए होगा ये कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AIN इतना लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू CIN इंटू AIN ओवर क्या, ये हो जाएगा इतना kg पर मिनट, ठीक है, इतना kg पर मिनट। अब मान लीजिए किसी टाइम t पर लेट, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए, ये हो जाए मान लीजिए YT हो जाए, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, YT, और जो वॉल्यूम होगा एट दैट एट दिस पर्टिकुलर टाइम t, जो वॉल्यूम होगा वो मान सकते हैं V ऑफ t, और ये V ऑफ t क्या हो जाएगा भाई, एक तो इनिशियल वॉल्यूम यहां पर था, यानी कि पहले से ही कुछ क्वांटिटी इसमें होगी,
और दूसरा जो वॉल्यूम होगा, यानी कि मान लीजिए रेट ऑफ इनफ्लो, क्या रेट ऑफ इनफ्लो अगर ज्यादा हो रेट ऑफ आउटफ्लो से, तो इससे भी कुछ क्वांटिटी यहां से बची होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इनफ्लो यानी कि ए आई एन माइनस ए आउट, ठीक है, इतना इनटू टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इतना क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सभी वैल्यूज को हम यहां पे रखेंगे भाई, या डिपार्ट्स रेट निकाल सकते हैं। ये अराइवल रेट था, नहीं पड़ती, ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया कि इनलेट इक्वल्स टू आउटलेट लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट भी रख सकते हैं कि इनलेट और आउटलेट अलग अलग हो। तो ये वाला अगर इनलेट और आउटलेट बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट होगा, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन हमने अभी जनरल प्रोसेस आपके सामने दिखाया है कि हमने रेट को कहीं पर बराबर नहीं किया हुआ है, रेट पे बराबर नहीं किया हुआ है। तो फाइनली अगर इंटरिंग रेट ज्यादा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर इंटरिंग रेट कम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो एट पर्टिकुलर टाइम ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। और हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो जाए, वॉल्यूम पूरी तरह से जीरो भी हो जाए। तो क्लियर हुआ क्या सभी को? गुड। तो क्वेश्चन करते हैं भाई सीधे, एक क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है, अगर पूरा सॉल्व करना है तो हमको ये अराइवल रेट निकाला है, डिपार्ट्स रेट भी निकालेंगे, डिपार्चर रेट भी निकालेंगे। तो इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखिए रेट ऑफ डिपार्ट्स, रेट ऑफ डिपार्ट्स, रेट ऑफ डिपार्ट्स के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, जैसे यहां पे किया है हमने, कॉन्सेंट्रेशन लिया था, कॉन्सेंट्रेशन उसमें रेट से मल्टीप्लाई किया कि किस रेट से ये हो रहा था, और यहाँ पे रेट ऑफ डिपार्चर ले लेंगे ए ओ यू टी, ठीक है, ए आउट। तो ये सी यानी कि सी टी कैसे मिलेगा, तो ये हो जाएगा वाई टी अपॉन वी टी हो जाएगा क्या, वाई टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, आप जानते होंगे क्वांटिटी अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमने क्वांटिटी लिख दिया पर्टिकुलर इस टी टाइम टी पर, जो क्वांटिटी है वाई टी है, और वॉल्यूम क्या है वी टी है, और रेट ऑफ आउटलेट, ये रेट ऑफ आउटलेट है, ठीक है, या आउटलेट बोल सकते हो, ये ए ओ यू टी है, ए ऑफ यू टी। तो फाइनली हमें मिल गया वाई टी अपॉन, ये वी टी क्या अगर लिख सकते हैं, वी जीरो प्लस क्या हो सकता है, ये ए आई एन माइनस ए ओ यू टी इंटू टी, ठीक है, ये मिल गया रेट ऑफ डिपार्ट्स मिल गया। तो फाइनली भाई हम यहां पे रख देंगे, फाइनली रेट ऑफ इनलेट या रेट ऑफ अराइवल और रेट ऑफ डिपार्चर, ये सब हम यहां पे रख देंगे। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, यही तो dy बाई डी टी होगा भाई। तो हमें यहां से एक जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा यहां पर वो मिलेगा, देखिए अब फिगर भी इरेज कर देते हैं, अब फिगर भी इरेज कर देते हैं। तो हमें जो मिलेगा, देखिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, तो ये होगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, दिस इक्वल्स टू यहां पर रेट ऑफ इनफ्लो, रेट ऑफ इनफ्लो क्या है, सी आई एन इंटू ए आई एन, ठीक है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन से कोई क्वांटिटी इंटर कर रही थी, इनटू उसका रेट ऑफ इनफ्लो, माइनस क्या था, रेट ऑफ डिपार्चर। रेट ऑफ डिपार्चर क्या है, यहां पे हमने निकाला हुआ है कि ये था वाई टी अपॉन वी जीरो प्लस ए आई एन माइनस ए आउट इनटू टाइम टी। तो ये हमें फाइनली मिल गया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम से जो चीज पूछा जाएगा कि
कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वॉल्यूम क्या होगी या क्वांटिटी क्या होगा। हाँ बोलो। ए आउट नहीं लिखे हैं, अ, मल्टीप्लाई में भी अच्छा अच्छा इक्वल मल्टीप्लाई, नहीं। हाँ थैंक यू थैंक यू। ए आउट नहीं तो वो होगा ही, ये सही है, ए ओ यू टी। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या ये? अब दिख रहा होगा कुंदन, अब दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब कोई वॉल्यूम होगा इनिशियली, कोई इनिशियली वॉल्यूम होगा, उसमें मान लीजिए सब्सटेंस होगा इनिशियली, कोई सब्सटेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर उसमें क्या कर रहा है कि किसी रेट ऑफ चेंज, किसी रेट से कोई क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं उसमें इंटर करा रहे हैं भाई, और किसी रेट से हम ये क्या कर रहे हैं, डिपार्चर भी करा रहे हैं किसी सब्सटेंस का। तो हम दिखाना, तो हमें ये इसमें चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी इंस्टेंट पर उसमें क्वांटिटी क्या लेफ्ट रह गई वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण क्या होगा ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। मैक्सिमम टाइप आपको जब क्वेश्चन दिया होगा तो यहाँ पे इन रेट ऑफ इनफ्लो और रेट ऑफ आउटफ्लो को क्या करता है, इक्वल रखता है, बट ये हमेशा इक्वल नहीं होगा भाई। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हमेशा ये इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए भाई, ये वॉल्यूम वगैरह के बारे में थोड़ा सा ये समझ जाइए कि अगर रेट ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर हो तो वॉल्यूम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है बाद वाला। ठीक है, वो डायरेक्ट जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही थ्रू आउट द इवेंट वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है भाई। तो फिर वो फाइनली इधर उधर हम लोग नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, अ टैंक कंटेन्स, a tank contains 20 kg of salt dissolved in 5000 liter 5000 liter of water brine brine that contains 0.03 kg of salt per liter of water enters the tank at a rate of 25 liter per minute. 25 liter per minute. The solution is kept thoroughly mixed and drains from the tank at the same rate at the same rate at the same rate. How much salt how much salt how much salt remains in the tank remains in the tank remains in the tank after half an hour half an hour
आधे घंटे बाद उस सॉल्यूशन ने कितना सॉल्ट कंटेन किया हुआ है सॉल्यूशन में, ये आपको बताना है भाई, ये आपको बताना है। हाँ, ये लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में अगर आपको देगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसी के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पार्ट फिनिश होता है भाई, ठीक है। अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। चाहे वो जेई मेन में आया हो, चाहे जेई एडवांस में आया हो, चाहे आईएसआई में आया हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो प्रत्युष जल्दी से रिप्लाई करो। तो देखो क्वेश्चन में अगर ये वाला टर्म लिख दिया गया है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। क्या लिख दिया है? एट द सेम रेट, दैट मीन्स ये 5000 लीटर जो वॉल्यूम है ड्रेन्स आउट, यानी कि रेट ऑफ आउटफ्लो क्या है, वो सेम है रेट ऑफ इनफ्लो के। दैट मीन्स दिस 5000 ऑफ वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दिस इवेंट, ठीक है। जो भी चीज हो रहा है उसमें थ्रू आउट द इवेंट जो होगा, ये इसका जो वॉल्यूम होगा दैट शुड बी इक्वल। आपके साइड से आंसर नहीं आ रहा है रितु? देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे भाई, हमने बोला था इनिशियल क्वांटिटी ये दिया रहेगा, तो ये y0 हो गया भाई। क्या हो गया? y0 इस तरह से लिख देते हैं। t टाइम पर ये वैल्यू कितना है? 20 kg है, 20 kg है। क्लियर है? ठीक है। और v0 क्या दिया हुआ है? v0 इनिशियल वॉल्यूम क्या है? ये 5000 है। और इसको आप vt भी लिख सकते हो क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इनफ्लो बराबर है रेट ऑफ आउटफ्लो के, तो वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे ए आई एन जो होगा ए ओ यू टी है, ए ओ यू टी, ठीक है। अराइवल रेट निकाल लीजिए। अराइवल रेट, अराइवल रेट के लिए हमने क्या बोला था कि जिसको हम लोग इंटर करा रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है इतना केजी पर लीटर है, इतना केजी पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 0.03 दिस इज इन केजी अपॉन लीटर कर दीजिए, केजी पर लीटर इनटू किस रेट से इंटर करा रहे हैं भाई, किस रेट से? तो 25 है, 25 लीटर पर मिनट, 25 लीटर पर मिनट। लीटर से लीटर कैंसिल, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3/4 केजी पर मिनट, केजी पर मिनट, केजी पर मिनट। अब हम मान लेते हैं कि आप आपसे 30 में मान लेते हैं एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू वाई टी मान लेते हैं भाई, वाई टी। तो रेट ऑफ डिपार्चर क्या, रेट ऑफ अराइवल, रेट ऑफ
सॉरी अराइवल नहीं, रेट ऑफ डिपार्ट्स निकाल सकते हैं, अराइवल हो गया, रेट ऑफ डिपार्ट्स। तो रेट ऑफ डिपार्ट्स क्या मिलेगा भाई, उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वाई अपॉन वी हो जाएगा, वाई अपॉन वी इनटू उसका रेट ऑफ आउटफ्लो, रेट ऑफ आउटफ्लो AUT। तो ये हो जाएगा YT, तो हमें नहीं पता है भाई YT, VT पता है, VT क्या हो जाएगा, VT इक्वल्स टू 5000, बिकॉज ये कांस्टेंट है भाई, 5000 इंटू ए आउट जो है ये 25 होगा, 25, तो ये हो जाएगा YT अपॉन 200, 200 25 दिन 50, हाँ 200 इतना केजी पर मिनट, ये भी हो जाएगा इतना केजी पर मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस फॉर्मूले में जो फाइनली हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी या सॉल्ट जो लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो सॉल्ट होगा इन द टैंक, वो क्या होना चाहिए, डीवाई बाई डी टी, उसको इंडिकेट करेंगे। तो डीवाई बाई डी टी की जो वैल्यू होगी, डीवाई बाई डी टी की वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू ये 3/4 माइनस वाई टी अपॉन 200, YT अपॉन 200, बस इतना इतना केजी पर मिनट में आएगा, YT अपॉन 200, YT अपॉन 200। तो ये इस साइड चला आएगा भाई, तो dy बाई डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा 1/200, ये सिंपली y लिख सकते हो, या यहां भी YT लिख दो तो यहां भी YT लिख दो, इक्वल्स टू 3/4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसा फॉर्म मिला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE मिला हमें। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e टू द पावर pdx, यानी 1/200 dx हो जाएगा, यानी e टू द पावर 1/200 इंटू x हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा। हाफ एन आवर में कह रहे हैं, यानी 30 मिनट्स, तो बाद में देख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर, सॉरी यहाँ पे dx नहीं, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt हो जाएगा, यहाँ पे t dt हुआ तो ये t हो जाएगा। तो y इंटू 1/200 t इक्वल्स टू 3/4 इंटू e टू द पावर 1/200 t dt। तो ये हो जाएगा भाई 3/4 e टू द पावर 1/200 t, और ये 1/200 तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू प्लस एनी कांस्टेंट c लिख दिया हमने, c लिख दिया। तो हमें y जो मिलने वाला है YT, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये कितने बार में, 50 बार में, 50 150 150 और ये e टू द पावर 1/200 t तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू e टू द पावर माइनस 1/200 इंटू टी। सो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिला भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे आप ये कह सकते कि एट t इक्वल्स टू 0 y0 की वैल्यू 20 है, एट t इक्वल्स टू 0 वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इरेज कर रहे हैं हम, आपको गिवन क्या है, y0 गिवन है, दैट मींस एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला है, क्या निकाला है, जनरल सॉल्यूशन निकाला है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा भाई, तो वो मिलेगा इनिशियल कंडीशन को इंपोज करने पर। इनिशियल कंडीशन है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 y0 की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 20 है, तो यहाँ पे y0 निकालेंगे तो y0 इक्वल्स टू 150 प्लस c इंटू टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो c इंटू 1 c ही रहेगा। तो y0 की वैल्यू 20 है, 20 माइनस 150 इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो हम c की वैल्यू हमें मिल गया माइनस 130, c की वैल्यू माइनस 130। सो आपको जो yt मिल गया, ये मिल गया 150 माइनस 130 e टू द पावर माइनस 1/200 इंटू टी। अब t की वैल्यू 30 रख दीजिए, एक e के टर्म में इसका आंसर आएगा, e के टर्म में,
एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कैलकुलेटर फिर यूज करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर यूज किए नहीं कर पाएंगे आप। Am I करेक्ट प्रत्युष? बिना कैलकुलेटर के यूज आप अच्छा कैलकुलेटर ही कर रहे थे, तो समझ में आया क्या ये सभी को? बाकी इसके और भी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सीट्स में दिए हुए होंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, रेट ऑफ इनफ्लो निकालना है। उसमें क्या करना है, रेट ऑफ इनफ्लो निकालने के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन, जिस सॉल्ट का या जिस क्वांटिटी का इनफ्लो हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ई के टर्म में आएगा अभिनव, ठीक है, ई के टर्म में, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। या अगर एग्जाम में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 30 रखोगे तो -30/200, 30 0 से 0 कैंसिल, 3 यानी कि ई का पावर -3/20 की वैल्यू वहां पे दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, तो वाला पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जेई एडवांस में अगर ये 30 पर पूछ रहा है तो उसका वहां पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जिस क्वांटिटी का इनफ्लो कराया जा रहा होगा उसका एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ चेंज से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस रेट से क्वांटिटी इंटर हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी इंटर हो रही है। और फिर रेट ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। रेट ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हमें क्वांटिटी निकालना होगा कि क्वांटिटी कितना लेफ्ट हुआ होगा, तो वही तो निकालना था, तो उसको वाई टी मान लेंगे। और वाई टी जो होगा तो उस समय का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वाई टी अपॉन उस समय का वॉल्यूम। वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम, अगर रेट ऑफ चेंज डिफरेंट हो दोनों के रेट ऑफ इनफ्लो और रेट ऑफ आउटफ्लो डिफरेंट होगा, तो जो V0 प्लस जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा AIN, यानी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इनफ्लो माइनस रेट ऑफ आउटफ्लो इनटू टी, उससे हम रेट ऑफ डिपार्चर वगैरह निकाल लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में आउटफ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डिफरेंस, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए रेट ऑफ चेंज के स्थान पे dy/dt को रख लेंगे। तो क्लियर है इतना? तो इसी के साथ हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा जो पार्ट होता है वो फिनिश होता है। एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम है मेरे साइड से होंगे, एंड देन फिर आप लोग अपने जो डीपीपीज हैं, मेरा प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा, 5 से 6 मेरा प्रॉब्लम होगा, एंड देन उसके बाद आप अपने डीपीपीज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम लोग एक जेई का सेशन रखेंगे, जो इस बार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें रिव्यू बेसिस पे कह सकते हैं कि हम लोग रिव्यू करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का था, क्या स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का, अभी तक आप लोगों ने जितना चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना कर सकते थे, ये सब हम लोग देखेंगे यार। ये तो इसके बाद हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में पहले 2D वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहीं पर हम लोग 2D में ही ये सब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 5 वेक्टर, 6 वेक्टर, इन सब का प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3D वेक्टर में चलेंगे। तो 3 पार्ट में होगा हमारा वो वेक्टर, एक 2D वेक्टर होगा, 3D वेक्टर होगा एंड प्लेन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है आई थिंक, और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है किसी को? बाय बाय एवरीवन।